बड़ी जानकारी इस बीच दर्शकों को दे दे। मिडिल ईस्ट में ईरान की भीषण बमबारी, ये बड़ी तस्वीर जो कि दिखाती है सीधे दुबई में ईरान का जोरदार अटैक हुआ है। और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि दुबई सबसे ज्यादा आबादी वाला मिडिल ईस्ट का हिस्सा माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उस दुबई को भी टारगेट पर लिया। कुवैत जॉर्डन में भी यहाँ पर बताया जा रहा है धमाकों की गूंज सुनाई दी कल से लेकर अभी तक लगातार। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीर और जिस तरीके की यहाँ पर खबरें छन छन कर अब सामने आ रही है, ये दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया में अब एक पिक्चर जो बन रही है ईरान पर अटैक के बाद और ईरान के बदले के बाद, वो कहीं ना कहीं बेहद बारूदी और क्या कहा जाए ये विध्वंसक रूप लेती हुई नजर आ रही है। देखिए बुर्ज खलीफा के पास से यहाँ पर ये देखिए मिसाइल या ड्रोन जाते हुए नजर आते हैं और ये अपने आप में लोगों को खौफजदा कर रहा है, क्योंकि दुबई अपने आप में बड़ा सुरक्षित और अमन पसंद कहा जाता था, जो इस तरह की युद्धिक परिस्थितियों से दूर रहना पसंद करता था। लेकिन यहाँ जो हालात बन रहे हैं, आप देखेंगे बुर्ज खलीफा, उसकी दूसरी तरफ आपको एक ये जो लाल घेरे में सफेद रंग की बिजली चमकती हुई नजर आ रही है, ये घातक बिजली है, ये ड्रोन, ये मिसाइल की बिजली है और ये चमक चारों तरफ सिर्फ अंधेरा बिखेरती है और कुछ नहीं। और यही तस्वीर दुबई के कुछ इलाकों में जो धमाके हुए, सायरन लगातार बज रहे हैं। बताया जा रहा है ईरान से लेकर इजराइल तक जो तनाव है, लेकिन अब उस तनाव की आग में पूरा मिडिल ईस्ट झुलसता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और ये दुबई खलीफा की जो तस्वीर है ना, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक पहचान के तौर पर दुबई की मानी जाती है और उसी को लेकर के स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। हाँ, और ये कुछ और 6 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को 7 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए खामनेई की मौत पर मातम किस तरह से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जैसे ही पहली तस्वीर में देखिए खबर सामने आई अपने नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद, यहाँ पर जो न्यूज प्रेजेंटर थे वो भी इस खबर को बताते बताते अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, यहाँ पर बड़े स्तर पर लाल चौक में भी प्रदर्शन होता है। एक और तस्वीर यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर एक महिला जो पत्रकार थी वो भी इस बात को बताते बताते अपने भावनाओं को रोक नहीं पाई, आंखों में आंसू थे। तो लोग सड़कों पर उतरकर एक तरफ गुस्सा भी जता रहे हैं तो दूसरी तरफ मातम भी। ऐसे ही उनके समर्थक भी जैसे ही इस बात का ये कहा जाए ऐलान करते हैं तो उसके बाद में लोग सिर्फ गमजदा हैं और कुछ नहीं। ये तीसरी और छठवीं तस्वीर भी आप ये मान के चलिए इराक से लेकर लेबनान तक या ये कहा जाए कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में अब जो शिया समर्थक हैं, शिया मुस्लिम हैं, वो सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत बड़ी है। आयतुल्लाह अली खामनेई सिर्फ ईरान के प्रमुख नहीं थे, दरअसल ये कहा जाता है कि वो शिया मुस्लिमों के भी रहनुमा के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान थी, एक इस्लामिक लीडर के तौर पर उनकी बड़ी पहचान थी। और यही वजह है, शुरुआत में माना जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका जानते चाहते जरूर हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन क्या वो खामनेई को मारकर ये जो एक ज्वाला है उसको भड़काना चाहते थे और क्या वो ज्वाला भड़क चुकी है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और खामनेई की मौत के बाद ये मातम जो है, ये 7 तस्वीरें बताने के लिए बेहद काफी है कि किस तरीके का माहौल उसके बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। टीवी प्रेजेंटर्स हो, न्यूज एंकर्स हो या लोग हो, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें जो नजर आ रही होगी, जो दिखाई दे रही होगी, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसको लेकर के बहुत कुछ बयां भी कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ रिटायर्ड जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है और कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। हमें ज्वाइन करेंगे राम श्रीवास्तव सर कुछ ही देर में। हालांकि सबसे पहला सवाल मेरा राजन सर आप ही से रहेगा, ये 7 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि खामेनेई जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं थे, वो तमाम शिया समुदाय के लोगों के सर्वोच्च नेता थे, रहनुमा थे। देखिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये, और ये लोगों को भी समझना चाहिए दैट इज अक्रॉस द वर्ल्ड जो इस टाइप की एक सोच, सॉलिडारिटी हम देखते हैं शियास के बीच में, आपको आज नज़र आ रही है। मैं जम्मू एंड कश्मीर में 3 टेन्योर इसको रह चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ फर्स्ट हैंड के इसको वहाँ के लोग किस तरीके से अपने समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं और उनका जो ताकत है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो इसी पे है। और अभी आपने और आपके विजुअल्स में ने भी इसको बयान किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से, ख़ास तौर पे कश्मीर में
किस तरीके से लोग सड़कों पे आ गए विरोध करते हुए। और ये जम्मू एंड कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये आप जहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर आपके टीवी क्रूज अगर पहुँचेंगे उन एरियाज में जहाँ पे शिया मेजॉरिटी रहती है, जहाँ पे हुकूमत है शियास की, आप देखेंगे इसको वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रदर्शन आपके होंगे। तो ये एक लेकिन सर ये प्रदर्शन मुझे लगता है कि शिया कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में है, अलग अलग स्तर पर ये कहा जा सकता है कि रेशियो कहीं पर थोड़ा ज्यादा हो, कहीं पर थोड़ा कम हो, और पूरी दुनिया में नजर भी आता है। और इवन इराक जैसे देश में भी, जो ईरान और इराक के बीच में टसल थी, वहां पर भी, इराक में भी प्रदर्शन हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, और इसलिए एक आपको क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए कि ये कैसे लोग जुड़े हुए हैं, और इनमें जो एकता है, इस प्रकार की एकता हमको दिखाई देती है। और इनकी सोच जो है, जो इनकी आइडियोलॉजी, मैं इसको वर्ड आइडियोलॉजी का दूंगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो बिलीव करते हैं जिस चीज में, और इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक अपनी एकता का प्रदर्शन अपना दे रहे हैं, एकता का प्रदर्शन है, सॉलिडारिटी को शो किया जा रहा है। और राजन कोचर जी, दोबारा मैं रुक करती हूं आपको, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताते चले, जम्मू कश्मीर में अभी हमने देखा किस रूप में बड़े स्तर पर लोग लाल चौक पर इकट्ठा हुए। वहां पर जो लाल चौक है वो पूरी तरह से खामनेई की तस्वीर के साथ में पूरा पटा पड़ा था, लोगों की आंखों में आंसू थे, आवाज में रुदन था, और वो शहादत को जाया नहीं जाने देने की बात को लेकर लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन कर्नल हिमांशु सिंह, हम लगातार चर्चा करते भी रखे हैं कि इस तरह के हालात बनेंगे, शायद इजराइल और अमेरिका भी बखूबी जानते रखे हैं, लेकिन जिस तरह से खामनेई की यहां पर मौत हुई, तो क्या यह माना जाए कि उसके बाद में एक बड़ा सिंपैथी गेन कहीं ना कहीं खामनेई समर्थक या फिर उनके परिवार के साथ में जाता हुआ नजर आएगा? अब बात यह है कि सत्ता का उत्तराधिकारी कौन, क्योंकि बार बार रिजीम चेंज की बात कही जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कहते हैं कि वहां पर कौन कमान संभालेगा ये मुझे पता है, लेकिन क्या तेहरान की जनता वो अमेरिका के हाथों कोई रिजीम चेंज कराना चाहेगी? क्योंकि मुश्तबा का नाम लगातार आगे चल रहा है। हिमांशी जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, खामेनेई जो है वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उनके मर्जिया थे, यानी कि धार्मिक मार्गदर्शक थे, और उनके वली फकीही भी थे, यानी कि इस्लामिक न्यायविद भी थे। तो उनका स्टेटस जो है एक नॉर्मल मुल्ला मौलवी से कहीं ज्यादा है। और देखिए, 40 दिन के शोक की जो घोषणा की गई है, इसके बाद बहुत सारी जो मजलिसें हैं, क्योंकि इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो सुबह शाम मुसलमान मिलते भी हैं और नमाज अदा करने भी जाते हैं। तो इस समय जो हालात हैं सिर्फ गम के नहीं है, लेकिन इनकी भावना होती है, क्योंकि देखिए ये शहादत है, और शहादत को इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा मिला है। तो अगर शहादत है तो उसके लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अब आएगा। न सिर्फ इराक की तरफ से घोषणा की गई है, देखिए वहां पर भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, और क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो वहां अब सुरक्षा बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि अब हमले, यानी कि ये तस्वीर आने वाले दिनों में, और अभी क्योंकि हम देख रहे हैं ईरान को लेकर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशल है, और साथ ही साथ ये जो आप कह रहे हैं रिजीम चेंज, और कौन यहाँ पर अब कमान संभालेगा, वो लेगेसी संभालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो कि दर्शकों को बता दे, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, तेल अवीव में युद्ध का सायरन बजाए, लोग बंकरों की तरफ जा रहे हैं ना, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर बंकर्स में छुपने का सिलसिला, हाइड आउट खोज रहे हैं वो लोग। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बाकायदा जो लोग वहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है वो शायद इन चीजों के लिए आदी हो चुके हैं। सायरन बजते हैं, सायरन यानी कि खतरे की घंटी, और इसीलिए लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। और भागे भी क्यों ना, क्योंकि आसमान से जब इस तरह से शोले बरसते रहेंगे, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी, और मिसाइल या ड्रोन अटैक होता है तो परखच्चे उड़ जाते हैं। लोग बखूबी जानते हैं, यही वजह है कि वो बंकर का एक तरह से सहारा लेते हैं, सेफ जोन ढूंढ रहे हैं। और हमने देखा कि कई लोगों की प्रतिक्रियाएं
जो कई भारतीय भी इस दौरान इजराइल या ईरान में हैं, वो भी कह रहे थे कि जैसे ही सायरन बजना शुरू हुआ इसका मतलब वो बंकरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्या ये बंकरों की जो हाइड आउट की जो कहानी है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है? क्योंकि अभी हालात नजर नहीं आते कि जोरदार धमाका कुवैत में भी हुआ है। कुवैत इसमें बेहद महत्वपूर्ण टिकड़ी है। इससे पहले हमने दुबई की तस्वीर दिखाई, इससे पहले हमने सऊदी की तस्वीर दिखाई, किस तरीके से लगातार अब इन्वॉल्वमेंट समझ आ रहा है। और साफ तौर पर तेल अवीव में युद्ध का जो ये सायरन बजा है, ये आने वाले खतरे का संकेत और बढ़ा रहा है। और ये धमाकों की तस्वीर, ये धमाकों की तस्वीर मैं चाहूंगी हम एक एक करके तमाम जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों तक दिखाएंगे जल्दी। लेकिन जिस तरह से अभी हालात है, एक बार फिर से श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। नासिर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं श्रीनगर से, और यहाँ पर ये कहा जाए लाल चौक से ही। नासिर, जरा वहां की तस्वीर बताइए, लोग किस तरह से याद करें खामनेई को और कैसे मातम मना रखे हैं, किस तरह से गुस्सा दिखा रखे हैं? देखिए, मातम तो आज सुबह सवेरे से ही लोग यहाँ पे मना रहे हैं, चाहे लाल चौक की बात करें, बड़गाम की, श्रीनगर की, किसी भी इलाके की बात या कश्मीर के कोने कोने से बात की जाए तो लोग जो है मातम सुबह से ही मना रहे हैं। सीना जनी हो रही है। आप देख लीजिए तस्वीरें, फिर से आपको एक बार लाल चौक की दिखाऊंगा। ये लाल चौक की तस्वीरें हैं, कैसे देखिए मातम जनी हो रही है, कैसे सीना जनी हो रही है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ से आप लोग देखेंगे रोते हुए, ये दिखे बिलखते हुए। देखिए लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे मातम किया जा रहा है। और आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जो लाल चौक का बाहर का रोड है, जो बटमालू की तरफ रोड जाता है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि लोग जो है कैसे प्रदर्शन करते हुए निकल रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो लाल चौक के इलाके में है। और यहाँ पे आकर देखेंगे आप, इस साइड से अगर तस्वीरें देखेंगे कि महिलाएं भी जो है अब वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है लाल चौक। देखिए ये रोड, ये तस्वीर आपको जो है मुहर्रम के महीने में नजर आएगी। जब मुहर्रम 8वां मुहर्रम होता है तब ऐसी तस्वीरें जो है आपको श्रीनगर के लाल चौक इस रोड की नज़र देखने को मिलेगी। लेकिन आज आयतुल्लाह खामनई के मारने के बाद जो है ये तस्वीरें आपको जगह जगह से श्रीनगर में देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग जो है मातम जनी करें, महिलाएं हो, पुरुष हो, जहाँ तक भी आपके नजरें जाएगी। देखिए बिल्कुल वही रोड है, बादशाह पुल वाला रोड, जहाँ से 8 मुहर्रम का प्रोसेशन जो है गुरु बाजार से निकल के डेलगेट की तरफ जाता है। ऐसी ही तस्वीरें आपको तब देखने को मिलती है जब मातम जनी होती है, सीना जनी होती है, लोग जो है रो रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं। वही तस्वीरें जो है आज आपको लाल चौक में देखने को मिलेगी। और ऐसी तस्वीरें जो है कश्मीर के कोने कोने से आपको मिल, चाहे हमें बडगाम की बात करें, सुंबल की बात करें, हसनाबाद की बात करें, जडीबल की बात करें, लाल चौक की बात करें, हारमल की बात करें, शालीमार की बात करें, जहाँ पे भी शिया समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे आप देखिए ऐसी तस्वीरें जो है वहाँ से निकल कर सामने आई है। क्योंकि लोग जो है जहाँ जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने इलाकों से निकल कर जो है पैदल मार्च लाल चौक पहुँच रहे हैं। और लाल चौक जो है पूरा ऑक्यूपाई हुआ है। पूरे लाल चौक में आप देख लीजिए, देखिए छोटे बच्चे तक घरों से निकल आए हैं अपने माँ बाप के साथ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मातम जनी कर रहे हैं। आगे भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये देखिए दूर दूर तक आपको जो है खाली लोग मातम जनी करते हुए नजर आएंगे। लोग आपको जो है उदास देखने को मिलेंगे। देखिए चेहरे साफ बयान करते हैं, चेहरों के सजा आप देख लीजिए। ये युवा जो है, युवा के हाथ में जो है आयतुल्लाह खामनई का एक फोटो है और उसके बाद उसकी आंखों में आप देखिए गुस्सा भी देख लीजिए, आक्रोश भी देख लीजिए और सैड मूवमेंट भी इनका देख लीजिए कि कैसे मातम जनी की जा रही है, कैसे लोग जो है सीना जनी कर रहे हैं। ये सीना जनी और ये मातम जनी जो है मुहर्रम के दिनों में होती है, लेकिन आज लाल चौक में आप देखेंगे कि वैसे ही सीना जनी, वैसे ही मातम जनी जो है आज के दिन के हवाले से भी की जा रही है। लोग जो है घरों से निकल कर, जैसे मुहर्रम के महीने में लोग घरों से निकल के एक जगह से दूसरी जगह अपना प्रोसेशन लेके जाते हैं, मातम जनी करते हैं, सीना जनी करते हैं, उस टाइम वही तस्वीरें जो है आज आपको वैसे ही नवाखानी भी जो है वैसे ही पढ़ी जा रही है जैसे उन मुहर्रम के महीनों में जो है 10 दिनों में पढ़ी जाती है, स्पेशल जो लास्ट के 10 दिन है, वैसे ही आज भी वही तस्वीरें जो है लाल चौक के कोने कोने से आपको नजर आ रही है। देख लीजिए आंखों में आंसू, लोग बिल्कुल उदास है, लोग बिल्कुल मातम में है। देखिए लोग, देखिए स्पेशली युवा, देख लीजिए युवा कैसे रो रहे हैं लगते हुए इस आयतुल्लाह खामनई के मरने के बाद जो है। देखिए ये देख लीजिए युवाओं की तस्वीरें, पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हर एक की आंख जो है वो नम है, हर एक खून के आंसू जो है कश्मीर घाटी में रो रहा है। आप देख लीजिए ये तस्वीर अगर देखेंगे आप चारों तरफ कश्मीर के कोने कोने से आपको नजर आएगी, स्पेशली लाल चौक में नजर आएगी तस्वीरें। ये नवाखानी जो है मुहर्रम में की जाती है, लेकिन यही नवाखानी जो है आज आपको लाल चौक में नजर आ रही है। ये देख लीजिए यानी जो मुहर्रम के वक्त में जो एक तरह से कहा जाए कि जो नवाखानी जिसका जिक्र कर रहे थे कि वो शहादत को याद करते हैं और वही शहादत और लोगों की आंखों में आंसू है यहाँ पर। बिल्कुल, और नासिर जैसे दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें जो बता रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में
की आग और कई देशों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने 27 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की है। इसमें 27 ठिकानों पर बम बाकायदे गिराए गए, एक के बाद एक पिन पॉइंट प्रिसाइज टारगेट यहां पर रखते हुए 27 इलाकों को टारगेट किया गया। नैना देखिए ऋतु, ये पहले ही इसके अंदेशे बहुत पहले थे, क्योंकि IRGC या फिर ईरान की सेना एकदम पीक पर है, गुस्से में। वो पहले रिग्रेट इंड्यूसिंग पनिशमेंट इसे कह रहे थे और ये स्पष्ट कर चुके थे कि इसका जवाब बहुत प्रहार इसका कड़े रूप में दिया जाएगा। जवाब कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हो चुका है लगातार। अब ये कहा जाए अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना लगातार किया गया जा रहा था, लेकिन ऐसे ही हालात पूरी दुनिया में अब नाराजगी स्वरूप ही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जाए कि मातम भी लगातार देखने को मिला। बिल्कुल, कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाके, जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर हमला, सेंट्रल इजराइल में भी सायरन बज रहे। और ये तस्वीरें जो है नैना दिखाने के लिए काफी है, समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से कतर में भी इस वक्त जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और धुआं धुआं इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। ये जो हमले है, हमलों का सिलसिला जो है वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की तस्वीर वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर देखिए, आपको यहाँ पर ये दुबई की तस्वीर है जहां CIA का बेस है, वहां पर भी सीधे सीधे अटैक किया गया है। काला धुआं जो है, ये CIA के हेडक्वार्टर पर हमला, यानी कि कहा जाए एक बड़ा हमला है। क्लियर कट ये मैसेज है कि अगर इजराइल ने हमला किया, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो अमेरिका को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए सीधे ये संदेश दे दिया गया है कि एक भी जगह जहां पर अमेरिकी सेना का ठिकाना हो सकता है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और ये दोनों तस्वीरें, एक दुबई की और दूसरी कतर की। देखिए ये सुबह की तस्वीर है, यानी कि आज ही बड़े धमाके की तस्वीर है और चारों तरफ जो काला धुआं नजर आता है ऋतु, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अब ये जो है गेंद है एक तरह से IRGC और ईरान की सेना के हाथों में, और उसके बाद में वो कर रहे हैं। साथ साथ तस्वीर देख लीजिए ना, बुर्ज खलीफा के पास की तस्वीर जो देखिए बिल्कुल सटता हुआ, ये आपको तेज गति के साथ आता हुआ ये मिसाइल नजर आ रहा होगा। ये बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग और इसके साथ कोलाइड होता हुआ यहाँ पर आपको क्रैश भी नजर आएगा हल्का सा। देखिए ये जैसा ही फटता है वैसा ही वहां पर इलाके में धुआं धुआं नजर आता है। और ऋतु, ये बुर्ज खलीफा के पास में जिस तरह से धमाका हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था। हालांकि बुर्ज खलीफा भी ये कहा जाए कि टारगेट हो सकता था और यही वजह है कि एहतियातन पहले बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया था। बिल्कुल, एहतियातन तौर पर खाली जरूर कराया गया था, लेकिन अब देखिए कितना सटता हुआ ये गया मिसाइल। और अगर जरा सा ये और पिन पॉइंट होता तो कहीं ना कहीं बुर्ज खलीफा सीधे सीधे टारगेट होता। ये दो तस्वीरें जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए जो दर्शक अभी कनेक्ट है हमारे साथ, उन्हें ये काफी है। ये धुआं धुआं तस्वीर कतर की हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये तस्वीर जो है दुबई की है। ये दोनों ही तस्वीर अब देखिए ईरान भी बख्शने की मूड में नहीं है। जिस जगह पर ये धमाका हुआ संभवतः ये एक मस्जिद का इलाका है और उस जगह पर अगर ये हमला हुआ तो ये मान के चलिए कि ये नाराजगी बड़े स्तर पर साफ तौर से नजर आ रही है। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, एक तरफ रमजान का पाक महीना और दूसरी तरफ ये जंग शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच की, और लगातार एक अलग लोगों के मन में रोष और नाराजगी भी साफ तौर से नजर आती है। और बड़ी खबर तो लगातार है कि मिडिल ईस्ट अब धधक रहा है, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव है। मैं यहाँ पर हमारे जो साथ में खास मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, हिमांशी जी हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ राजन कोचर सर कनेक्ट है। हिमांशी जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। ये जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, हम कतर की तस्वीर दिखा रहे थे, हमने बुर्ज खलीफा दुबई की तस्वीर दिखाई, वहां पर धुआं धुआं इस वक्त नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी ये कि सबसे पहले टारगेट मस्जिदों को किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो शिया बाहुल देश हैं उनकी तरफ से भी कोई इसका कंडेमनेशन नहीं किया गया था, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, UAE भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो आंतरिक भावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा भड़कती है, क्योंकि खामेनेई जो है सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, वो पूरे विश्व में जितने भी शिया मुसलमान हैं उन सब के धार्मिक नेता थे। तो कहीं ना कहीं उनका कद एक देश के नेता से बहुत ज्यादा है। और इराक का जो PMF करके एक अर्धसैनिक बल है, उस तक ने कसम खा ली है कि हम इसका बदला लेंगे। अब जिस तरह की लड़ाई है, देखिए हमें ये समझ में आना चाहिए कसम ही तो है, ये कसम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है मानसी जी। एक कसम रिजीम चेंज को लेकर, एक कसम न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने को लेकर, और एक कसम अब यहाँ पर खामेनेई के बदला खात्मे को लेकर। ये तीनों ही तस्वीर हमने देखा। अमेरिका ने अपने मंसूबे तो पूरे कर लिए। राजन सर, इस पर जरा एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये तीनों मंसूबे अमेरिका, इजराइल चाहते क्या है, ये साफ स्पष्ट करता है।
सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी युद्ध में अगर आप जाते हैं कि आपका पॉलिटिकल एम क्या है उस युद्ध में जाने का, उसके बाद ही आप अपने मिलिट्री एम अपना बनाते हैं। पॉलिटिकल एम यहाँ पे है रिजाइम चेंज, और इसलिए हमने देखा अगर आप इस लड़ाई को पिछले साल की 12 दिन की लड़ाई से कंपेयर करें तो आपको उसमें एक फर्क दिखाई देगा। उसका फर्क ये है कि इसको पहले दिन से जो आपकी इनिशियल टारगेट्स थे वो आपके पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, और आज मॉर्निंग की न्यूज है कि 40 मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को मार दिया गया है, और इनके नाम आ रहे हैं। आपका IRGC का कमांडर आपका इसको मर चुका है, और उसकी जगह जो नया कमांडर है उसका नाम ऑलरेडी इसको वाहिदी है, ब्रिगेडियर जनरल इसको वाहिदी, उसको ऑलरेडी अपॉइंट इन लोगों ने कर दिया। अब इनकी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, खास तौर पे 3-4 नाम जो सामने आ रहे हैं, अब आप इसको देखेंगे कि जैसे ही कोई भी नाम अनाउंस होगा वो एक अमेरिका के टारगेट पे चला जाएगा। तो उसकी मेजर जनरल राजन जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपने कई ऑपरेशंस का आप हिस्सा रहे होंगे, एक बार मुझे ये जरूर समझाने की कोशिश कीजिए, इस तरह के हालात बनेंगे, इसको लेकर शायद पहले से तैयारी ईरान की भी होगी, इनके सुप्रीम लीडर्स की भी होगी, जो टॉप अथॉरिटीज हैं उनकी भी होगी। आखिर कहां पर कमी नजर आई? क्योंकि जिनेवा में जो बातचीत हुई और हर बातचीत के बाद में डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल की तरफ से यही बयान आया कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तो कहां चूक हो गई कि पहला प्रहार और सब कुछ ध्वस्त? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो इतनी जल्दी बातचीत में आपकी शर्तों को मानता नहीं है। जब भी ईरान के साथ नेगोशिएशंस हुआ, अगर आप पहले भी देखें तो एटलीस्ट 6-7 राउंड की टॉक्स होती हैं, उसके बाद ही कुछ आपको सामने आता है। तो ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज वो इस बातचीत को आगे नहीं लेके जाना चाहते थे। वो वेट कर सकते थे, बट 1 महीने से ज्यादा उनकी फौज वेट कर रही है, और इस एरियाज में जैसे कि आप इस ओशन में और जो इस पानी में, जैसे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं यहाँ पे, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी लंबी इसको अरसे से आप उनको वहां पे रख नहीं सकते फौज को। इसमें कोई शक नहीं सर, लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल, और जो इवन मेरे क्या बाकी भी लोगों के मन में बार बार यही सवाल होगा, क्या मोसाद और CIA ज्यादा स्ट्रांग नजर आए? मोसाद और CIA की रणनीति ज्यादा, खुफिया जानकारियां ज्यादा थी, और ईरान जो हमेशा से खास तौर से अपनी लीडरशिप या ये कहा जाए कि IRGC या ईरान की सेना के तमाम चीजों पर भरोसा करते रहे ऑपरेशंस को लेकर, क्या वहां पर उनके वो इंटेल्स कमजोर साबित हो गए? बिल्कुल कमजोर साबित हो गए, बिकॉज आपने इसको देखा मोसाद और CIA ने किस प्रकार से उनके पास एक्यूरेट इंटेलिजेंस थी इनके लीडर्स के बारे में, और एक पिन पॉइंटेड टारगेटेड अटैक हुआ है। तो ये बहुत क्लियर है कि इनके जो इंटेलिजेंस को ब्रीच कर दिया गया है, बिकॉज उसके अंदर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो उनके साथ मिले हुए हैं। के साथ राजन सर आपको रोक रही हूं, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को जरा बता देते हैं किस तरीके से इसको लेकर के अब खबर सामने आ रही कि ईरान इजराइल युद्ध से विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। दिल्ली से यूरोप जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, और मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो स्थिति है, रूट्स पर कई फ्लाइट्स रद्द की गई है, और ये सीधा ऐलान जो है DGCA के द्वारा। ये हमने देखा था ऋतु, कल से लेकर लगातार देख रहे थे कि मिडिल ईस्ट या ईरान के आसपास के जो एयर बेसेस या एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर एक तरह से ठहराव नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार सायरन और मिसाइलें और ड्रोन अटैक ही हो रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की तरफ से भी एक तरह से एहतियातन बरता जा रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। DGCA की तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के रूट की जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, और वो कब बहाल होंगी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनके रूट डाइवर्टेड हैं, और कई लोग जो ऑलरेडी पहले से ही दुबई में थे वहां पर भी कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि उनसे भी लगातार संपर्क सरकार की तरफ से साधा जा रहा है।
बिल्कुल, और जो तस्वीर सामने आ रही है, करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। हिमांशी जी, आप बताइएगा और समझाइएगा, ये मिडिल ईस्ट में जो हम होता हुआ देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये प्लान तैयार हो गया, ये महीनों की प्लानिंग होगी और कोशिश रमजान के पाक महीने में ये अटैक करना, ईरान में खामेनेई का खात्मा करना, ये आपको क्या दिखाता है? देखिए, प्लानिंग डेफिनेटली, जब सीआईए या मोसाद किसी को ट्रैक करता है तो वो एक आधा महीना नहीं, 10-10, 15-15 साल तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए ट्रैक करता है। दैट हैज बीन द रिकॉर्ड। और क्योंकि देखिए 1979 के बाद से ही जब इनके रिश्तों में तलखी आई थी, और उसके बाद कई हमने अटैक देखे थे जो इराक ने, इवन नॉट जस्ट इजराइल, अर्जेंटीना जैसी धरती पे जाके करवाए थे। तो जब तलखी होती है और जब आपको पता है कि अगर खमेनेई जैसा नेता है जो न सिर्फ ईरान का नेता है बल्कि पूरे विश्व का नेता है, तो उसको मारने के लिए आपके पास पुख्ता इंटेलिजेंस का होना बहुत आवश्यक है। इनकी नहीं बल्कि और 40 लोगों की कहा जा रहा है मौत हुई है, उनकी बेटी दामाद तक की मौत हुई है। तो इसीलिए लगता है कि जब घेराबंदी हुई थी, घेराबंदी के बाद अगर अमेरिका ने इतना समय लिया है, बार बार इवन इजराइल की तरफ से बयान आ रहे थे कि हमारा जो एम है वो रजीम को खत्म करना है, तो दे वर बाइंग टाइम टू हैव अ पिन पॉइंट स्ट्राइक जिसमें कि उनको बिल्कुल खत्म किया जा सके। देखिए, बहुत सारे जो अफवाहें फैल रही थी उसमें कहा जा रहा था कि खामेनेई जो है देश के बाहर चले गए हैं, लेकिन क्योंकि शहादत का दर्जा आपके भागने से ज्यादा बड़ा होता है तो डेफिनेटली वो नहीं गए हैं। लेकिन जो अब रेजिस्टेंस आएगा, देखिए अगर आईआरजीसी का तख्ता पलट हो जाता है, अगर लोग सड़कों पे आ जाते हैं और कुछ अगर बहुत ही अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, तब ये युद्ध रुकने की संभावना है। अदरवाइज आईआरजीसी ने जिसको खोना था, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो उनका अल्टीमेट जो लॉस है वो हो चुका है। तो इस समय अब ये युद्ध एकदम से नहीं रुकेगा। हालांकि यूएनएससी की आज फिर से मीटिंग है, कई सारे देश जो हैं वो कोशिश करेंगे कि अब हिमांशी जी, राजन सर हमारे साथ कनेक्ट है और राजन सर से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजन सर, जो हम तस्वीर देखते हैं, 40 दिन के राष्ट्र शोक का ऐलान, ये घोषणा, और अभी हम देख रहे हैं कि तस्वीर सामने आती है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है कि ये महीनों की प्लानिंग होगी, ये कोशिश बहुत पहले से की जा रही होगी। और ये टाइमिंग क्या बताती है, जैसा कि हिमांशी जी बता भी रही थी, ये रमजान का महीना क्यों चूज किया गया, आपके चश्मे से जरा समझना चाहेंगे। देखिए, इसको यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रमजान का महीना हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डेवलपमेंट है ये सर, लेकिन इजराइल को तो फर्क पड़ता होगा शायद। देखिए, इसको लड़ाई में, बिकॉज हमारी इसको लड़ाइयाँ हुई हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़े हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्राइडे के दिन हम अटैक करेंगे या मंडे के दिन अटैक करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस फौज के लिए कोई इसको अहमियत नहीं रखता, रमजान का महीना हो या कोई भी महीना हो। और हमने इसको देखा था, आपको याद होगा गजा में भी रमजान के टाइम पे सबसे मैक्सिमम फायरिंग और इसको मिसाइल अटैक्स इजराइल ने किए थे। तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टर एक लड़ाई में कोई इंपॉर्टेंट इसको प्ले करता है। जैसे कि अगर आपकी लड़ाइयाँ लंबी भी चलती हैं तो उसमें कोई पॉज नहीं लगता कि अगर आपका कोई फेस्टिवल बीच में आ जाए तो आप उस लड़ाई को पॉज करेंगे। तो मुझे ये इसको दर्शकों को भी मैं साफ करना चाहता हूं कि एक इसको मिलिट्री कैंपेन में इसकी कोई अहमियत नहीं होती कि रमजान कब वेट करेंगे या इसको रमजान के टाइम ही हम हमला करेंगे, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत होती है सरप्राइज एलिमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लड़ाई में, कि जब दुश्मन आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप उसके ऊपर अटैक करेंगे। आपको याद होगा 12 दिन की जब लड़ाई हुई थी उस टाइम पे बातचीत चल ही रही थी और बातचीत के बीच में अमेरिका ने अटैक किया। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट था। और इस बार भी आपने देखा बातचीत एक दौर खत्म हुआ था और बोल रहे थे कि ये जो अगला दौर वियना में होगा, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था अगले दौर का वियना में होगा, और उसके बावजूद अमेरिका ने अटैक किया। तो ये सरप्राइज एलिमेंट जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपने इसको बात करी कि ये इंटेलिजेंस की, ये बहुत आपका अहमियत है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका इंटेलिजेंस, बिकॉज अब इस ईरान में बहुत सारे ज्यूज रहते हैं और इस काफी एक्चुअली पॉपुलेशन 1.5-2 लाख इसको पॉपुलेशन है ज्यूज के ईरान में।
तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। आपने जब प्रोटेस्ट भी देखे ईरान में, अब इसको 1 महीना पहले जब लोग सड़कों पे आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी मोसाड और CIA का ऑर्केस्ट्रेट था। और एक प्रोटेस्ट में आप जानते हैं कि एक मॉस्क को भी जलाया गया था। तो अगर इस टाइप की चीज आप ईरान में कर सकते हैं, आप एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर हमला आप कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि मोसाड और CIA एक बहुत ही पुख्ता तरीके से इंटेलिजेंस, और इनकी 2 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है। जिस हिसाब से आपने देखा कि पेजर अटैक, पहली बार हमने देखा हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जब पेजर अटैक हुए थे लेबनान में, वो कैसे हुए थे। तो आपको जो समझना पड़ेगा, जब हम एक हेक्सागन अलायंस की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए अभी इजराइल, एक हेक्सागन अलायंस का मतलब यही है कि जिस टाइप की इंटेलिजेंस इजराइल के पास है, अगर भारत को मिलेगी तो भारत भी इस टाइप के ऑपरेशन प्लान कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं सर। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जिस तरह से ईरान और इजराइल, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।